हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जीवन। इससे पहले के 2 वीडियोज़ में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज हम सिंधु घाटी के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभिन्न प्रकार की जीवन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता के लिखित साक्ष्यों के अभाव में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानने का मुख्य आधार आज भी हमारे पास उत्खनन से प्राप्त सामग्री व स्रोत ही हैं। अत्यंत विशाल नगरों को देखते हुए डॉक्टर पुसालकर का मानना है कि तत्कालीन स्थिति अत्यंत उच्च रही होगी। यदि हम सामाजिक जीवन पर नज़र डालते हैं तो सामाजिक संगठन जो था वो सिंधु सभ्यता के स्रोतों के आधार पर तत्कालीन समाज वर्गों और वर्णों में विभाजित नहीं था। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग रहे होंगे। जैसे पहला विद्वान, जिसमें ज्योतिष, वैद्य तथा पुरोहित थे। दूसरा योद्धा व प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें सुरक्षा व प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे। तीसरा व्यवसायी, जो कि उद्योगपति और व्यापारी वर्ग होगा। चौथा श्रमजीवी, जिसमें किसान, मछुए व मजदूर रहे होंगे। नारी की अनेक मूर्तियों के प्राप्त होने से कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिंधु समाज मातृ प्रधान था, लेकिन इसके बहुत अधिक उदाहरण नहीं मिलते। अगर हम सामाजिक जीवन में भोजन की बात करें तो इनका मुख्य आहार गेहूं था। इसके अतिरिक्त जौ, चावल, मटर, दूध तथा दूध से निर्मित खाद्यान्न, सब्जी, फल, खजूर आदि शाकाहार ये लोग खाते थे। और शाकाहार के साथ साथ कुछ निवासी जो थे वो मांसाहारी भी थे। वेशभूषा का जब प्रश्न आता है तो शरीर पर ये मुख्यतः 2 प्रकार के कपड़े पहनते थे। एक ऊपरी भाग में शॉल के समान, दूसरा निचले हिस्से में पहने जाने वाला धोती के समान वस्त्र होता था। साधारणतः सूती वस्त्र पहनते थे, लेकिन ऊनी वस्त्र भी संभवतः पहने जाते थे। स्त्रियों में आकर्षक केश विन्यास, जूड़े का प्रचलन, स्त्री व पुरुष दोनों ही अंगूठियाँ, कंगन, कर्णहार धारण करते थे। स्त्रियां चूड़ियाँ, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, करधनी का प्रयोग करती थीं। आभूषण साधारणतः सोने, चांदी, हीरे व हाथी दांत से निर्मित होते थे। निर्धन व्यक्ति तांबे, मिट्टी व सीप के आभूषण पहनते थे। स्त्रियों के प्रसाधन की मुख्य सामग्री दर्पण, जो कि कांसे का मिला है, कंघी, जो कि हाथी दांत की प्राप्त हुई है, काजल, सिंदूर, बालों के पिन, इत्र और पाउडर थे। इससे पता चलता है कि ये लोग इन चीज़ों के, प्रसाधन संबंधी चीज़ों के भी शौकीन थे। आमोद प्रमोद के साधन, शिकार खेलना, गाना बजाना, जुआ खेलना, मुर्गों की लड़ाई, बच्चों के मनोरंजन के लिए मिट्टी व लकड़ी के खिलौने आदि इनके आमोद प्रमोद के साधन थे। औषधियाँ के विषय में अगर हम जानना चाहें तो सिंधु निवासी हिरण, बारहसिंघा के सींग, नीम की पत्तियों एवं शिलाजीत का औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण मिलते हैं और ये मुख्यतः कालीबंगा व लोथल से प्राप्त हुए हैं। गृहस्थी के जो इनके उपकरण थे वो मुख्यतः घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़, कभी कभी सोने, चांदी तथा तांबे के बने बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन लाल, काले, कत्थई व पीले होते थे और इनकी पॉलिश अत्यंत चमकदार होती थी। अब सामाजिक जीवन के साथ साथ इनके आर्थिक जीवन पर दृष्टि डालते हैं कि इनकी जो आर्थिक अवस्था थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था। गेहूं व जौ के अतिरिक्त कपास की खेती का सर्वप्रथम उल्लेख सिंधु घाटी में ही मिलता है। पशुपालन की दृष्टि से गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि ये लोग पालते थे। ऊंट के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन अश्व से संभवतः ये परिचित नहीं थे। इसका अश्व के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो वैदिक काल में मिलता है।
कपड़े बुनने की कला और सूत काटना ये लोग जानते थे और उन्हें कपड़े रंगने का भी ज्ञान था। उद्योग व शिल्प में लुहारगिरी, चर्मकारी, बढ़ईगिरी, बर्तन बनाना और मूर्ति शिल्प आदि प्रचलित थे। खुदाई में तराजू व अनेक बाट मिले हैं। इनमें सबसे छोटा बाट 13.64 यानी कि 13.64 ग्राम का है। सीप का एक स्केल भी प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 13.2 इंचेस है। व्यापार पर दृष्टि डालते हैं तो विदेशों से इनके व्यापारिक संबंध थे। व्यापार थल व जल दोनों मार्गों से होता था। थल पर बैलगाड़ियों व जल में जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। विद्वानों के अनुसार सिंधु निवासी सोना, चांदी, सीसा, तांबा आदि आयात करते थे। निर्यात की वस्तुओं की बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। धार्मिक जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो सिंधु कालीन धार्मिक जीवन जैसे देवता, धर्म, मंदिर आदि के विषय में भी पूर्णतः हमें पुरातात्विक स्रोतों और इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों से ही जानकारी प्राप्त हो पाई है। केन शास्त्री का मानना है कि वैदिक काल के समान सिंधु सभ्यता में भी पुरुष देवताओं का अधिक महत्व था। मार्शल व्हीलर एवं मैके महोदय का मानना है कि तब मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना के बारे में जानने का हमारा जो मुख्य स्रोत है वो उस समय प्राप्त मूर्तियां हैं। इनमें कुछ मूर्तियां आभूषण युक्त हैं और कुछ मूर्तियां आभूषण विहीन दिखाई गई हैं। कुछ मूर्तियां धुएं में रंगी हुई हैं। सिंधु निवासी मातृ देवी को संपूर्ण लोक की जननी एवं पोषिका मानते थे। शिव पूजा भी संभवतः इस समय होती रही होगी। हड़प्पा खुदाई में प्राप्त एक मूर्ति जो कि पुरुष देवता की है, उसके 3 मुख और 3 नेत्र हैं। यह योगासन मुद्रा में नीची चौकी पर बैठे हुए हैं। उनके बाईं ओर भैंसा और गेंडा तथा दाईं ओर एक बाघ व हाथी खड़ा है। इस देवता पुरुष के 2 सींग हैं। मार्शल महोदय लिखते हैं कि यह शिव की मूर्ति है तथा इनके ये जो 2 सींग हैं वो इनके त्रिशूल हैं। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो में अनेक लिंगों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता जो थे वो शिव थे। उत्खनन में प्राप्त सीप, मिट्टी व पत्थर के बने छल्लों को कुछ इतिहासकारों ने देवी की योनियों का प्रतीक माना है जिसकी पूजा की जाती थी, किंतु मैके व अन्य इतिहासकारों के अनुसार समस्त छल्ले योनि के प्रतीक नहीं थे बल्कि वे स्तंभों के आधार रहे होंगे। पशु पूजा। सिंधुकालीन अनेक मुद्राओं पर बैल, भैंस, नाग आदि पशुओं के प्राप्त चित्र उस समय की पशु पूजा का आभास कराते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग सूर्य पूजा और वृक्ष पूजा भी करते थे, क्योंकि कुछ मुद्राओं पर सूर्य के चिन्ह, स्वास्तिक एवं पहिया प्राप्त हुआ है। वृक्ष पूजा जो है सिंधुकालीन मोहरों पर पीपल का वृक्ष, वृक्ष देवी व वृक्ष देवता आदि अंकित है। सर्वाधिक पवित्र पीपल का वृक्ष माना जाता था। इसके अतिरिक्त नीम, खजूर, शीशम और बबूल आदि वृक्ष भी पूजे जाते थे। विशाल स्नानागृह और स्नान कुंडों को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि जल पूजा भी की जाती थी। आधुनिक युग के समान ये पूजा में धूप व अग्नि का प्रयोग करते थे। यदि हम मृतक संस्कारों की बात करें तो व्हीलर महोदय, जिन्होंने कि 1946 में उत्खनन से इस बात को ज्ञात किया कि सिंधु निवासी 3 प्रकार से मृतक संस्कार करते थे। एक तो पूर्ण समाधि, जिसमें कि उनके शरीर को पूर्ण रूप से गाड़ दिया जाता था, और कुछ जो बर्तन वगैरह होते थे वो भी उसके साथ शव के साथ गाड़ दिए जाते थे। कुछ आंशिक समाधि की पहले शव को खुले रूप में छोड़ दिया जाता था और बाद में उस जो अस्थियां होती थी उन्हें आंशिक समाधि के रूप में गाड़ा जाता था। तीसरा दाह कर्म, जो कि वर्तमान में भी
प्रचलित है। अब बात करते हैं कला की। सिंधु प्रवेश में खुदाई के द्वारा अनेक मूर्तियाँ, बर्तन, कलश, मोहरे, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन कला व ललित कला पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भवन निर्माण की कला में हमने नगर नियोजन में जो बात करी कि किस प्रकार के घर होते थे, कितने बड़े होते थे, कैसी ईंटों का प्रयोग होता था, वो सब भवन निर्माण कला में आता है। इसके अलावा मूर्ति कला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति धातु, पाषाण और मिट्टी की काफ़ी अधिक संख्या में उत्खनन में मिली हैं। धातु की मूर्तियाँ धातु को गलाकर सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। यहाँ की उल्लेखनीय मूर्ति कांसे की एक नर्तकी की है, जिसमें नर्तकी को त्रिभंगी मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। यह आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से लाल पत्थर की बनी मूर्तियाँ भी मिली हैं। धातु कला, सिंधु निवासी धातु के बर्तनों पर नक्काशी भी करते थे और धातु के अतिरिक्त सोने, चांदी व तांबे के सुंदर आभूषण भी बनाते थे। जहाँ तक चित्रकला का संबंध है, इसकी पुष्टि प्राप्त बर्तनों एवं मोहरों पर चित्रित चित्रों से होती है। बर्तनों, सार्वजनिक भवनों और ग्रहों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। चित्रकला के रंगों का प्रयोग व प्राकृतिक दृश्य एवं जीव जंतुओं के अनेक उदाहरण मिले। संगीत एवं नृत्य कला की सिंधु घाटी से प्राप्त तबला व ढोल आदि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे संगीत और नृत्य की मुद्रा में प्राप्त धातु मूर्ति जो मिली हैं, उससे इनकी नृत्य कला के प्रति रुचि को प्रतीत होती है। ताम्रपत्र निर्माण कला, उत्खनन में प्राप्त ये ताम्रपत्र आकार में वर्गाकार हैं। इसमें एक ओर मनुष्य और पशुओं की आकृति है तथा दूसरी ओर कुछ लेख लिखे हुए हैं, लेकिन ये लेख अभी तक पढ़े नहीं जा पाए। मोहर निर्माण कला, उत्खनन से प्राप्त लगभग 550 मोहरे मिट्टी व विविध पत्थरों से निर्मित हैं। मोहरों का आकार मुख्यतः गोलाकार और कुछ वर्गाकार है। मुद्राओं पर मुख्यतः बैल, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा, कुछ पर घड़ियाल और व्याघ्र अंकित है। कुछ मुद्राओं पर वृक्ष भी बने हुए हैं। लेखन कला व सिंधु सभ्यता की लिपि, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा पाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी को लेखन कला का ज्ञान था। यद्यपि अभी तक 2.467 लिखित वस्तुएं मिली हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं मिली। सर्वप्रथम 1925 में वेडल महोदय ने, उसके बाद 1931 में लैंगटन महोदय ने और बाद में गेट्स और स्मिथ महोदय ने तथा 1934 में हंटर महोदय ने सिंधु लिपि को विशिष्ट लिपि की संज्ञा दी और इसकी तुलना इतिहासकारों ने संस्कृत व सुमेर लिपि से की। परंतु अभी भी इस लिपि को पढ़ने के अनवरत प्रयत्न जारी हैं। विद्वानों के अनुसार यह लिपि भाव चित्रात्मक मतलब आइडियोग्राफिक है। प्रत्येक चिन्ह एक शब्द का द्योतक है। कुछ विद्वान इसे ब्रह्मी, जो कि बाएं से दाएं, और कुछ खरोष्टी, जो कि लिपि दाएं से बाएं को पढ़ी जाती थी, के समान बताते हैं। अब जो इसमें एक अन्य पॉइंट है कि क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो हम रूप देखते हैं, जो उत्खनन से प्राप्त होता है, वो काफ़ी विकसित है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई राजनीतिक व्यवस्था या उस सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप रहा होगा। यद्यपि इस बारे में लिखित साक्ष्य तो कुछ प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन और क्योंकि जो लिखित साक्ष्य हैं उन्हें हम पढ़ नहीं पाए, तो कि उसके अभाव में राजनीतिक स्थिति का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। लेकिन पिगट महोदय का मानना है कि सिंधुकालीन प्रशासन हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो 2 राजधानियों के द्वारा होता था। योजनाबद्ध निर्माण कार्य को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि नगरों में नगर पालिका जैसी कोई व्यवस्था अवश्य रही होगी।
सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे। अस्त्र शस्त्रों की कमी इस बात की पुष्टि करती है कि सिंधु निवासियों का जीवन सुख समृद्धि से पूर्ण था। तो इसके साथ ही अब हमारा ये सिंधु सभ्यता के जो हमने अलग अलग वीडियो देखे और उसमें हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। थैंक्स।